हिमाचल प्रदेश देश के सबसे मशहूर हिल स्टेशंस में से एक है। देश विदेश से लाखों लोग यहाँ के सुंदर और शांत पहाड़ों में घूमने आते हैं। यहाँ की आबो हवा और ठंडी फिजाएं हर मुसाफिर को अपनी तरफ खींच लेती हैं। आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो रहने का सही इंतज़ाम बहुत मायने रखता है। अगर स्टे एक अच्छी और सुविधाजनक जगह पर हो तो सफ़र का अनुभव और बेहतर हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको नारकंडा ले जा रहे हैं और बात करेंगे यहाँ रहने के एक बढ़िया ऑप्शन की। HPTDC यानी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसी संस्था है जो हिमाचल के बेहतरीन लोकेशंस पर स्टे के साथ साथ आपको यहाँ के स्थानीय और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव भी करवाती है। HPTDC के साथ सफ़र करते हुए हिमाचल को और करीब से समझने का मौका मिलता है। आज हम HRTC की हिमसुता वॉल्वो से दिल्ली से नारकंडा का सफ़र करेंगे। नारकंडा के साथ साथ आसपास की जगहों हाटू पीक, तनीजुब्बर लेक, शिलारू स्टेडियम, माननेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ की सुंदर वादियों पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। दिल्ली से नारकंडा जाने के लिए HRTC की एक वॉल्वो और 4 ऑर्डिनरी बसें चलती हैं। इन बसेस की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा सफ़र वॉल्वो बस से रहेगा। दिल्ली से रामपुर तक चलने वाली ये बस नारकंडा और रामपुर के साथ साथ आगे रिकांगपिओ, सांगला और स्पीति जाने वाले यात्रियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। दिल्ली से शाम 7:35 पर चलकर ये बस सुबह 7 बजे नारकंडा और 9:30 बजे रामपुर पहुंचती है। वापसी में रामपुर से शाम 5 बजे और नारकंडा से 7:20 पर चलकर सुबह 6 बजे तक दिल्ली पहुंच जाती है। शाम 7:15 बजे बस दिल्ली ISBT में काउंटर पर लग गई है और 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद आगे चलेंगे। इस बस में दिल्ली से रामपुर का किराया 1822 रुपये और नारकंडा तक 1516 रुपये है। दिल्ली से शिमला तक पहले ड्राइवर फतेह सिंह जी बस लेकर जाएंगे। दिल्ली से चलने के बाद पानीपत, करनाल और अंबाला होते हुए बस 1 बजे चंडीगढ़ पहुंच गई। इस बीच करनाल में बस का डिनर हॉल्ट भी होता है। चंडीगढ़ सेक्टर 43 से बस के चलने का टाइम रात 1:30 बजे का है, यानी यहाँ आधे घंटे का ब्रेक है और कुछ खाना पीना और फ्रेशन अप भी हो सकते हैं। बाकी रूट्स की बसें भी अपने अपने डेस्टिनेशंस की ओर निकल रही हैं। फिर 1:30 बजे हमारी बस चंडीगढ़ से आगे के सफ़र पर निकल गई।
3:15 बजे हम पहुंच गए सोलन। रात के टाइम किसी पैसेंजर का ड्रॉप हो तो बसेस शहर के अंदर से होकर जाती हैं। हमारे आगे ये देहरादून शिमला हिमधारा बस चल रही है, जो देहरादून से शाम 6:50 और चंडीगढ़ से रात 1 बजे चलती है। फिर सुबह 4:20 पर हम पहुंच गए शिमला ISBT टूटी कंडी। दिल्ली से शिमला तक बस ने 8 घंटे 45 मिनट लिए। यहाँ से आगे चलने का टाइम 5 बजे का है और यहाँ 30-40 मिनट का ब्रेक है, तो आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। रामपुर और रिकांगपिओ के काउंटर वैसे पिछली तरफ हैं, लेकिन वॉल्वो बस वहां आसानी से मुड़ नहीं पाती, तो बस यहां हरिद्वार काउंटर पर ही खड़ी होती है। यहां बस के स्टाफ भी चेंज हो जाएंगे। दिल्ली से ड्राइवर फतेह सिंह जी और कंडक्टर सुधीर जी थे। अब आगे तिलक राज जी और बिट्टू भाई जाएंगे। अभी आगे चलने में टाइम है, तो यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। सुबह यहाँ गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, जो देखने में ही काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, तो मैंने चाय के साथ एक पराठा खा लिया। टाइम अब 5 बजने ही वाले हैं। इस तरफ ये शिमला से रुपेडिया नेपाल बॉर्डर की बस लगी है। UTC की 3 बसें सुबह शिमला से रुपेडिया के लिए जाती हैं। सुबह 5 बजे फिर हमारी बस शिमला से रामपुर के लिए निकल गई। शिमला से रामपुर के लिए बस 4.5 घंटे लेती है, जिसमें एक ब्रेकफास्ट हॉल्ट भी रहेगा। यहाँ संजौली में कुछ पैसेंजर्स का पिक एंड ड्रॉप है, तो बस यहाँ अंदर से आई। सुबह का टाइम है, तो यहाँ ट्रैफिक नहीं है, वरना ये सड़क वॉल्वो बस के लिए काफ़ी तंग है। और ये आ गई ढली टनल। सवा 6 बजे हम पहुंच रहे हैं ठियोग और अब हल्का उजाला होने लगा है। ठियोग के बाद फिर सड़क की हालत थोड़ी ख़राब है और कई जगह बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। ये NH5 है जो शिमला को रामपुर और आगे किन्नौर से जोड़ता है। इस शिमला रामपुर स्ट्रेच को अब 4 लेन करने का भी प्लान है। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन का काम ढली तक प्रोग्रेस में है, जिसे 2027 तक पूरा करने का टारगेट है।
उसके बाद ढली से रामपुर तक के करीब 120 किलोमीटर स्ट्रेच पर काम शुरू होने की उम्मीद है। वैसे इस स्ट्रेच पर ट्रैफिक कम ही होता है, पर अधिकारियों का मानना है कि चंडीगढ़ शिमला 4 लेन पूरा होने के बाद इस तरफ भी लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। सुबह सुबह लोग सैर पर निकल आए हैं और हम पहुंच रहे हैं संधू गांव। बीच में कुछ स्ट्रेच ठीक भी हैं, पर ज़्यादातर सड़क की हालत तो ख़राब है। वॉल्वो बस ख़राब सड़कों पर भाग भी नहीं सकती, इसीलिए सफ़र का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। पौने 7 बजे हम पहुंच रहे हैं मटियाना। क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं, है तुझसे इतना प्यार कि सो ना पाऊं मैं। तुझसे हर खुशी है, तुझसे ही जिंदगी है। तू मिला तो है लगा एक नई जिंदगी मिली है। ये अलग सी खुशी है जो पहले थी ना मिली है, और सारे इस जहां में तेरे जैसा ही नहीं है। खोया सा जो संग हो तुम मेरे, है तुझसे इतना प्यार के सो ना पाऊं मैं। तेरी ही आंखों में खोता जाऊं, क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं, है तुझसे इतना प्यार के सो ना पाऊं मैं। मटियाना के बाद फिर शिलारू होते हुए अब हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं। अब धूप भी निकल आई है। दिल्ली से 11.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच रहे हैं नारकंडा। टाइम 7:15 हो रहे हैं और यहां मैं बस से उतर जाऊंगा। इसके बाद बस अपने आगे के सफ़र पर निकल गई। लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर शिमला से करीब 65 किलोमीटर दूर इंडो तिब्बत रोड पर बसा है नारकंडा। देवदार के घने जंगलों से घिरा ये छोटा सा हिल टाउन अपनी शांति, ठंडी हवाओं और व्यूज़ के लिए जाना जाता है। सुबह सुबह जब धूप यहाँ धीरे धीरे पहाड़ों पर गिरती है तो पूरी घाटी सुनहरी सी रोशनी में चमकने लगती है और दूर तक हिमालय के पहाड़ साफ दिखाई देने लगते हैं। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि नारकंडा सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आप आराम से 2-3 दिन बिता सकते हैं। अभी लोग अपने काम पर आ रहे हैं और दुकानें खुलने लगी हैं। मार्केट में ही सामने महामाया माता मंदिर और पीछे शिव मंदिर और नाग देवता मंदिर हैं। अब अपने होटल चलकर फ्रेशन अप हो लेते हैं। मेन मार्केट से होटल के लिए 400 मीटर का ये लिंक रोड है।
और नीचे से बस 4-5 मिनट में हम पहुंच गए HPTDC के दी हाटू होटल। तो नारकंडा मार्केट के पास देवदार के ऊंचे घने पेड़ों के बीच बना है HPTDC का ये दी हाटू होटल। लोकेशन की बात करें तो यहाँ से आपको घाटी के ज़बरदस्त पैनोरेमिक व्यूज़ देखने को मिलते हैं, खासकर सुबह और सनसेट के टाइम। इस होटल की स्थापना साल 1972 में हुई थी और ये नारकंडा के सबसे पुराने और एस्टेब्लिश्ड होटल्स में से एक है, जिसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहा है। इस होटल में 2 ब्लॉक्स हैं। ये मेन बिल्डिंग जिसमें रिसेप्शन, डाइनिंग हॉल, हाटू स्वीट, डिलक्स और कोजी डिलक्स रूम्स हैं, और दूसरी तरफ ये नया ब्लॉक है जिसमें एक मल्टीपर्पस बैंक्वेट हॉल, स्नो स्वीट और सुपर डिलक्स रूम्स हैं। इस होटल की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से आप 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हाटू पीक और मंदिर को आसानी से देख सकते हैं। होटल के बाहर ये सुंदर लॉन है जहां धूप में आप डाइनिंग का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही गाड़ियों के लिए एक बड़ा पार्किंग स्पेस है। हमारी बुकिंग स्नो स्वीट में है, तो अब अपने रूम की तरफ चलते हैं। वैसे चेक इन टाइम 2 बजे है, लेकिन आज रूम अवेलेबल था तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री अर्ली चेक इन मिल गया। ये स्नो स्वीट इस होटल के सबसे प्रीमियम रूम्स में से एक है। रूम में एक कंफर्टेबल बेड के साथ सिटिंग लाउंज भी है। साथ ही बड़े कबर्ड्स, क्लीन वॉशरूम और वैली फेसिंग बालकोनी इसे और ख़ास बनाते हैं। आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। अभी ऑफ सीज़न डिस्काउंट के बाद हमें ये रूम करीब 3500 रुपये में मिला, जिसमें ब्रेकफास्ट फॉर 2 इंक्लूडेड है। फ्रेशन अप होने के बाद फिर हम ऊपर ब्रेकफास्ट करने आए। रूम्स तो यहाँ कंफर्टेबल हैं ही, लेकिन जो चीज़ HPTDC होटल्स को अलग बनाती है वो है यहाँ का खाना। फास्ट सर्विस के साथ होमली टेस्ट और पूरा डाइनिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ बढ़िया है। ब्रेकफास्ट में हमने आलू के परांठे, पूरी भाजी और साथ में गर्मा गर्म चाय का मज़ा लिया। वही है कि जो लेक है तो 2-2.5 घंटे लगेंगे पूरे। ब्रेकफास्ट के बाद अब हम नारकंडा के स्की स्लोप्स देखने जा रहे हैं, जहां आज स्की टूर्नामेंट भी है। स्की स्लोप्स का रास्ता नारकंडा मार्केट से होते हुए है, तो हम वापस नीचे बस स्टॉप की तरफ आए। स्लोप्स तक जाने का रास्ता पैदल ही है, यानी आपको गाड़ी मार्केट के पास पार्क करनी पड़ेगी। रास्ते में कई दुकानें हैं जहां आप स्की ड्रेस और इक्विपमेंट्स हायर कर सकते हैं। होटल की साइड तो बर्फ़ कम थी, लेकिन ये एरिया घने पेड़ों के बीच है और यहाँ धूप कम आती है, इसीलिए बर्फ़ भी ज़्यादा है। मार्केट से बस 600 मीटर दूर यानी 10-15 मिनट में आप इस ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं जहां सर्दियों में स्कीइंग होती है। इसे धूमड़ी स्की स्लोप्स के नाम से जाना जाता है।
आज टूर्नामेंट के चलते यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है और HPTDC के कई सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरे भी पापा ने रखे थे। यहाँ कुछ दुकानें भी हैं जहाँ खाने पीने और रेंट पर स्नो ड्रेस लेने के ऑप्शंस हैं। यहाँ धूमड़ी में आप जनवरी से मार्च तक स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। इसमें स्कीइंग के साथ साथ ट्यूब स्लाइड और जिप लाइन जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। नारकंडा के स्थानीय स्कीयर्स जिन्होंने विदेशों में परचम लहराया है, वो स्कीयर्स आपके बीच उत्साह और साहस के लिए तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए, सबके उत्साह के लिए। ध्यान दें आप एक बार फिर से, तो गर्ल्स ओपन कैटेगरी के लिए अपना नाम दर्ज करना चाहते हो, कृपया करके मंच पर आ जाए। सामने नारकंडा मार्केट है और थोड़ी ही दूर ये स्कीइंग स्लोप्स हैं जो 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। गर्मियों में ये जगह एक शांत हरा भरा मैदान बन जाती है जहां लोग ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आते हैं। लेकिन वहीं जब सर्दियों में बर्फ गिरती है तो ये मैदान बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक जाता है। जनवरी से मार्च के बीच यहाँ स्कीइंग सीजन पीक पर होता है और ये स्लोप्स बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस स्कीयर्स तक सबके लिए सुइटेबल हैं। यहाँ पर स्कीइंग कोर्स भी करवाए जाते हैं जहाँ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स के साथ आप स्कीइंग सीख सकते हैं। साथ ही यहाँ इक्विपमेंट रेंट करने का ऑप्शन भी है, इसलिए फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी ये जगह एकदम परफेक्ट है। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम वापस अपने होटल जा रहे हैं। स्कीइंग टूर्नामेंट के लिए आज एक स्पेशल लंच ऑर्गेनाइज किया गया है और हम भी लंच के लिए इनवाइटेड हैं। ये होटल का डाइनिंग हॉल है जहां आज बुफे लगा है। खाना तो एकदम लाजवाब है, सिंपल और फ्रेश हिमाचली और पंजाबी डिशेस। इतने हैवी लंच के बाद अब थोड़ा आराम ही करते हैं। बाहर शाम होने लगी है और बालकनी से नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। अपना स्नो स्वीट तो हमने आपको दिखाया ही, अब एक बार बाकी कैटेगरीज के रूम भी देख लेते हैं। ये होटल की रिसेप्शन और वेटिंग एरिया है। ये है हाटू स्वीट। स्नो स्वीट की तरह ये भी एक प्रीमियम स्वीट है जिसका ऑफ सीजन टैरिफ करीब 3200 रुपये है। बाहर सिटिंग एंड डाइनिंग एरिया है और अंदर इस शानदार व्यू के साथ ये बेडरूम। सर्दियों में जब रूम में ही ऐसी धूप आए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं।
ये कोजी डीलक्स रूम है जिसमें दोनों साइड वैली व्यू है। फर्स्ट फ्लोर पर ये सिटिंग एरिया है जहां आप बातें करने या व्यू एंजॉय करने के लिए बैठ सकते हैं। अब शाम हो गई है और सूरज ढल रहा है। एक लंबे दिन के बाद अब हम भी रूम में चलकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह हम जल्दी उठे और आज हम निकल रहे हैं हाटू पीक की तरफ। ये पीक 3400 मीटर की ऊंचाई पर इस पूरे एरिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे तो सड़क से गाड़ी डायरेक्ट हाटू मंदिर तक पहुंच जाती है, लेकिन सर्दियों में बर्फ के कारण रास्ता अक्सर ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए आधा रास्ता ट्रैक करके ही जाना पड़ता है। ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे खाकर हम 10 बजे निकलने के लिए तैयार हैं। आज मौसम साफ है और अच्छी धूप खिली है। हाटू पीक जाने के लिए हम 1.5 किलोमीटर थानेधार रोड पर जाएंगे और उसके बाद हाटू के लिए डाइवर्जन है। मेरे साथ अभय भाई चल रहे हैं जो होटल में ही काम करते हैं। जल्दी ही हम शिलीकंडी पहुंच गए, जिसे 0 पॉइंट भी बोलते हैं। यहां से लेफ्ट मेन रोड थानेधार और कोटगढ़ के लिए जाता है, बीच वाला रोड हाटू पीक के लिए और राइट वाला रोड गलान घाटी के लिए। आगे अब रास्ता एकदम संकरा और तीखी चढ़ाई वाला है। आप चाहो तो 0 पॉइंट से टैक्सी भी कर सकते हैं। 5 सीटर टैक्सी जैसे ऑल्टो का फिक्स किराया 800 रुपये और 7 सीटर टैक्सी का 1200 रुपये है। इससे बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रैवलर इस रोड पर अलाउड नहीं है। आजकल सर्दियों में दोनों साइड बर्फ़ है और ज़्यादा संभल कर ड्राइव करना पड़ता है। ये रास्ता देवदार के घने पेड़ों से होकर गुजरता है और बीच में घाटी के खुले व्यूज़ भी दिखते हैं। थोड़ा ऊपर आकर यहाँ खाने पीने की दुकानें भी मिलने लगी हैं। ज़ीरो पॉइंट से 15 मिनट में हम पहुँच गए झामुंडा और अभी गाड़ियाँ यहीं तक आ रही हैं। इसके आगे 3 किलोमीटर का रास्ता अब ट्रैक करके जाना पड़ेगा। यहाँ एक खुला मैदान जैसा है जहाँ गाड़ियों की पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है। साथ ही खाने पीने के लिए कुछ दुकानें हैं जहाँ से स्नो ड्रेस और शू किराए पर भी ले सकते हैं। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्नो एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। इस तरफ ये लेक है जो सर्दियों में जम जाती है और यहाँ आइस स्केटिंग कर सकते हैं। करीब 12 बजे हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। बाय रोड ये रास्ता 3 किलोमीटर का है, लेकिन ट्रैक करते हुए जा रहे हों तो बीच में 1-2 शॉर्टकट भी हैं। अभी सड़क पर काफ़ी बर्फ़ है, इसलिए 4x4 गाड़ियां भी अलाउड नहीं हैं, लेकिन मिड मार्च से गाड़ियां ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा ऊपर चलकर यहाँ एक दुकान मिली तो हम चाय पीने रुक गए। सामने नारकंडा दिखाई दे रहा है जहाँ से हम अभी आए हैं और हमारी मंजिल अभी काफ़ी ऊपर है, लेकिन अब साफ दिखाई देने लगी है।
चाय पीकर हम वापस अपने सफ़र पर निकल गए। यहाँ से हमने शॉर्टकट ले लिया है जो है तो थोड़ा ख़तरनाक ही। मैंने भी नीचे से स्नो बूट्स ले लिए थे तो अच्छी ग्रिप बन रही है। ये बूट्स किराए पर 100 रुपये के हैं। ऊपर हम वापस मेन रोड पर मिल गए। बर्फ़ में शॉर्टकट से अच्छा ये मेन रोड ही है। इस तरफ ये एक पानी की बावड़ी है और ये भी जमी हुई है। और यहाँ से नीचे की पूरी घाटी दिखाई दे रही है। नीचे के थानेधार और कोटगढ़ के अलावा दूर दूर तक के गांव जैसे निर्मंड भी यहाँ से दिख रहा है और पीछे सुंदर बर्फीली चोटियाँ हैं। अगर जूते सही हो तो ट्रैक आसान ही है। इस तरफ ये ऊपर से एक मिनी एवलांच जैसा भी आया है। सामने की तरफ प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर है, साथ ही अज्ञातवास रिजॉर्ट भी इसी तरफ है। हाटू माता मंदिर अब बस 500 मीटर की दूरी पर है। 1:30 बजे हम ऊपर हाटू मंदिर पहुंच गए। 3 किलोमीटर के इस ट्रैक में हमें 1.5 घंटे का टाइम लग गया और हम काफ़ी आराम से भी आए। नीचे ये 2700 मीटर की ऊंचाई पर बसा नारकंडा है और हम खड़े हैं 3400 मीटर ऊंची हाटू चोटी पर और सामने हाटू माता का मंदिर है। ये हाटू पीक नारकंडा से करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर स्थित है और ये इस एरिया का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। यहाँ तक गाड़ी से 20-25 मिनट में पहुँचा जा सकता है। हालांकि रोड काफ़ी संकरा और स्टीप है। बाकी आप चाहो तो ट्रैक भी कर सकते हैं। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर पहाड़ हर गांव किसी न किसी देवता से जुड़ा हुआ है और हाटू पीक पर स्थित हाटू माता का मंदिर भी ऐसी ही मान्यता का केंद्र है। घने देवदार के जंगलों के ऊपर बना ये मंदिर अपनी लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है और अंदर पुरानी कथाओं के चित्रण देखने को मिलते हैं। हाटू टेम्पल नारकंडा 3400 मीटर्स की हाइट पे पड़ता है। हाटू माता मंदिर माँ काली के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आपका अज्ञातवास के टाइम पे पांडवों ने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे वनवास में रुके थे। तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे लोगों के हिसाब से जो प्राचीन बातें हैं उनके हिसाब से यहाँ पे भीम चूल्हा है, वहाँ पे इन्होंने खिचड़ी बनाई थी। ये जौ बाग है, वहाँ पे वो उन्होंने विश्राम किया था। कहना तो ये भी है कि उस टाइम पे द्रौपदी माता है वो उस टाइम पे वहाँ पे मूर्छित हो गई थी। बाकी आपका जो मई में आपका इसमें जेठ महीना बोलते हैं जेठा, वो मई में पड़ता है 15th के बाद। तो 15th के बाद जब भी 14-15 के बाद जो भी फर्स्ट आपका संडे होता है उसमें आपका यहाँ पे मेला लगता है, उसमें लोग आते हैं। ये आपका यहाँ पे साथ में ही सराय हैं, सराय के साथ यहीं भी आपको किचन का आइटम्स मिल जाती है अगर कुछ आपने खुद से पकाना हो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ तपस्या की थी। मंदिर के पास भीम का चूल्हा के नाम से जानी जाने वाली चट्टानें भी हैं जिन्हें इन्हीं कथाओं के साथ जोड़ा जाता है। मंदिर की टाइमिंग्स की बात करें तो ये सुबह से शाम तक खुला रहता है, लेकिन सर्दियों में जनवरी से मार्च तक भारी बर्फबारी के दौरान मंदिर बंद रहता है। हर साल ज्येष्ठ महीने के पहले रविवार को यहाँ एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आसपास खुली धार और 360 डिग्री व्यूज के साथ यहाँ से दूर तक हिमालय की ऊंची पीक साफ देखी जा सकती हैं, जिनमें पीर पंजाल, धौलाधार और ट्रांस हिमालय रेंज तक शामिल हैं।
साफ दिनों में श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश, चूड़धार और हनुमान टिब्बा जैसी चोटियां भी यहां से देखी जा सकती हैं। नीचे घने देवदार के जंगल, सेब के बगीचे और आसपास की घाटियां इस व्यू को और भी खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ आने की बात करें तो मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का टाइम बेस्ट माना जाता है, जब मौसम साफ होता है और व्यूज़ भी साफ दिखाई देते हैं। सुबह जल्दी या सनसेट के टाइम यहाँ आना बेस्ट होता है, क्योंकि सॉफ्ट लाइट में पूरी घाटी अलग ही चमकती है। वहीं सर्दियों में ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है और ये भी एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। बस आपको ट्रैक करके आना पड़ेगा। हमारे लिए तो ये ट्रैक काफ़ी बढ़िया रहा। मौसम बिल्कुल साफ़ है और चारों तरफ शांति के साथ साथ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ चोटी पर हाटू मंदिर के अलावा रेस्ट हाउस और PWD की हट भी है। ये सिर्फ मेले के दौरान ही यूज़ होते हैं। डेढ़ घंटा यहाँ रुककर अब हम वापस चलेंगे। टाइम 3 बज रहे हैं और दूर के पहाड़ों पर अब हल्की धुंध छाने लगी है। वापसी के लिए हमने ये शॉर्टकट लिया, जो है तो काफ़ी स्टीप, पर सोचा एक अलग रास्ता ट्राई कर लिया जाए। पहुंच गए, ये देखो सामने सामने दिख गया। कॉलेज टाइप की किया था, उसके बाद मैंने ऐसा ट्रैक फिर से। नीचे इस ढाबे पर पहुंचकर हमने मैगी खाई। साथ में सैंडविच भी है, जो हम होटल से ही पैक करवा कर लाए थे। शाम 5 बजे हम वापस झामुंडा पहुंच गए। सूरज ढलने के बाद ठंड बढ़ गई है और सब आग जलाकर बैठे हुए हैं। पर्यटक यहां आग के साथ चाय मैगी के मज़े ले रहे हैं। इसके बाद हम वापस होटल लौट आए। अगर आप भी हमारी तरह ट्रैक करके जाना चाहते हैं तो आने जाने में 6-7 घंटे का टाइम लग जाता है। वहीं अगर आप मार्च के बाद गाड़ी से मंदिर तक जाते हैं तो पूरा ट्रिप 2 से ढाई घंटे में आसानी से पूरा किया जा सकता है। आज होटल में हमारा तीसरा दिन है और आज हम जाएंगे तनी जुब्बर लेक, जो नारकंडा के पास ही देवदार के घने पेड़ों के बीच एक सुंदर झील है। नाश्ता करके हम 11 बजे होटल से निकल रहे हैं। तनी जुब्बर लेक के लिए हमें फिर से थानेधार रोड पर जाना है। यही सड़क आगे ननखड़ी, खमाड़ी, बागी पुजारली, कोटगढ़, थानेधार और भुट्टी होते हुए रामपुर की ओर निकलती है। कल हम इस पॉइंट से हाटू पीक की ओर गए थे और आज थानेधार साइड जा रहे हैं। नारकंडा से करीब 10 किलोमीटर दूर थानेधार साइड पर स्थित है ये तनी जुब्बर लेक, जो कोटगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न में आती है।
ये एक छोटी सी ओवल शेप लेक है जिसका प्रमुख स्रोत बर्फ़ और बारिश का पानी है। ये ज़्यादा गहरी नहीं है और एक शांत तालाब जैसा एहसास देती है। लेक के चारों तरफ एक छोटा चलने का रास्ता भी बना है जिससे आप आराम से पूरी लेक का चक्कर लगा सकते हैं। पानी में इन पेड़ों और आसपास के घरों की परछाई काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है जो इस जगह को और भी सुकून भरा बना देती है। लेक के किनारे एक छोटा सा मंदिर है जो नाग देवता को समर्पित है और स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखता है। हर साल मई एंड या जून के शुरू में यहाँ तनी जुब्बड़ मेला भी लगता है जहाँ लोकल देवता की शोभा यात्रा निकाली जाती है। लेक के चारों तरफ देवदार के घने पेड़ हैं जिनके बीच से छनकर सूरज की रोशनी अंदर तक आती है। हेलो आंटी। आज का हमारा लंच होटल में ही है और आज लंच में स्पेशल हिमाचली खाना होने वाला है। बाहर आज अच्छी धूप है तो लॉन में ही लंच करेंगे। सिड्डू देसी घी तिल की चटनी के साथ, जिस तक खैरू सर दही में तड़का, इसको आप सूप की तरह भी पी सकते हो। वाइट राइस सर, गोभी पलदा, सेपू बड़ी सर, हिमाचली धाम में परोसी जाती है सर। ये हिमाचल आपको सिर्फ हिमाचल टूरिज्म में ही मिलेगी। मंडी स्पेशलिस्ट है सेपू बड़ी जी जी। लंच में है सेपू बड़ी, गोभी पलदा, रेडू, चावल, मिस्सी रोटी और सलाद। साथ में है स्पेशल वॉलनट की स्टफिंग वाला सिड्डू जिसे देसी घी और चटनी के साथ सर्व किया जाता है। सच कहूँ तो काफ़ी टाइम के बाद किसी होटल में इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। खाना एकदम सिंपल और बिल्कुल घर जैसा है। बाकी आपने देखा ही है कि स्टाफ की सर्विस भी फास्ट और एकदम प्रोफेशनल है। और इसके अलावा क्या क्या मिलता है यहाँ पे, मतलब सर यहाँ पे हमारे पास एक तो चिकन अनारदाना बनता है सर पहाड़ी स्टाइल में जी। और राजमा मदरा सर, चना मदरा सर, सेपू बड़ी तो मैंने आपको बताई थी सर। सेपू बड़ी तो है। जी हाँ जी। ये बैंक्वेट हॉल है, ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, जैसे आपकी मीटिंग्स हो गई या छोटा मोटा कोई भी फंक्शन हो गया आपका। स्टाफ ने हमें बताया कि यहाँ एक वेल एक्यूप्ड बैंक्वेट हॉल भी है जहाँ शादी, रिसेप्शन और फैमिली फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए तो जाना जाता है और पहाड़ों के बीच ऐसे सेलिब्रेशंस का अपना अलग ही मज़ा होता है। यहाँ होने वाले फंक्शंस में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड सबसे ज़्यादा है। आज नारकंडा में हमारी आखिरी शाम है और शिलारू जाए बिना नारकंडा की ट्रिप अधूरी है। तो अभी लंच करके हम निकल रहे हैं शिलारू की तरफ, जहां शिलारू हॉकी स्टेडियम और मननेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे।
नारकंडा से थोड़ी ही दूर NH5 पर स्थित है शिलारू गांव। देवदार के घने जंगलों से घिरे इस छोटे से गांव के आसपास आपको होटल्स, खाने पीने के ढाबे और पेट्रोल पंप जैसी बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं। इसी गांव के पास स्थित है शिलारू हॉकी स्टेडियम, जो लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर बना है और दुनिया के सबसे ऊंचे हॉकी स्टेडियम्स में से एक है। ये स्टेडियम साल 2018 में इनॉग्रेट किया गया था और यहाँ नेशनल लेवल के मैचेस और ट्रेनिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर इस तरह के मॉडर्न स्टेडियम देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम जा रहे हैं मानन गांव, जो शिलारू से 6 किलोमीटर दूर उतराई में है और वहीं है माननेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर। कुछ ही देर में हम पहुंच गए मानन गांव। शाम का समय है, बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकी लोग अपने काम खत्म करके घरों की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ दिन में सिर्फ 2-3 ही बसें आती हैं और अभी ये लास्ट बस शिमला से पहुंची है। पूरा गांव का माहौल काफ़ी शांत है और चारों तरफ फैले सेब के बगीचे इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अब हम ऊपर मंदिर की तरफ चलते हैं। शिलारू के पास इस मानन गांव में स्थित है माननेश्वर महादेव का मंदिर, जो इस पूरे क्षेत्र का एक पुराना और महत्वपूर्ण देवस्थल है। मंदिर की जो देवता जी की उत्पत्ति है वो किसी एक घड़े में हुई है, दूध के घड़े से निकले और हमारे पूर्वज ने उनको पाया। उधर पहले एक तीर्थ यात्रा हुई है और जाती बारी नाहन के राजा के बगीचे में बैठे वो पूर्वज, तो उसके नाहन वाले राजे के औलाद नहीं होती थी, तो वहाँ की जो रानियाँ और राजा वगैरह है, तो वो उस पूर्वज जिसके पास वो हमारे देवता जी थे यात्रा में जा रहे थे, उनको पूछा कि बोलो ये आपका ठाकुर, बोला उन्होंने कि क्या देता है, बोलो जी जो मांगते सब कुछ देता है। तो वहाँ से वो चले गए जी, क्या नाम, उधर बद्रीनाथ, केदारनाथ। जब वापसी में आए 10 साल लगे होंगे, क्या नाम, उस टाइम 2 बेटे हो चुके थे उस राजा के। अच्छा। तो उन्होंने बोला, पहले ही हो गया था कि भाई अगर औलाद हो जाएगी तो क्या मांगोगे। तो राजा तो कुछ और देना चाह रहा था, पर हमारा जो पूर्वज था उसने बोला कि भाई मेरे को जो बड़ा बड़ा बेटा है ये चाहिए। वहाँ से राजा ने एक हाथी को सामान लद के लाया। अच्छा। फिर वो यहाँ आके जो आप बोल रहे हैं ना ये छोटा मंदिर, यहाँ जाके वो रुक गई वो हाथी। फिर यहीं इसकी उत्पत्ति जन्म कुंडू मान रहे वो बुजुर्ग भी चला रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर की शुरुआत देवरे यानी छोटे से मंदिर के रूप में हुई थी, जहां माननेश्वर देवता की पूजा की जाती है। मान्यता ये है कि ये देवता एक पंडित के साथ यहाँ पर आए थे और उन्हीं की कृपा से नाहन के राजा को संतान प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से इस देवता की महिमा और भी बढ़ गई। समय के साथ यहाँ 2 अलग परिवारों ने इस मंदिर की सेवा और परंपरा को आगे बढ़ाया, जो आज भी इसकी देखभाल करते हैं। यहाँ की परंपराओं के हिसाब से मंदिर के अंदर जाने की अनुमति हर किसी को नहीं होती, लेकिन बाहर से दर्शन करना और मंदिर परिसर में माथा टेक सकते हैं। बैसाखी के दौरान यहाँ छोटा सा मेला लगता है, जहाँ आसपास के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। 4 अलग अलग है इस तरह की। यहाँ हमारे 2 पर्व होते हैं साल में, एक बैसाखी और एक दिवाली। तो बैसाखी में दूसरी देवटियाँ भी बुलाई जाती है, चौटू नृत्य होता है, 3 दिन का मेला होता है। वो हमारा 1, 2, 3 मई को फिक्स डेट है बैसाखी की। और दिवाली की तो ऐसे भी फिक्स है, जिस दिन क्या नाम दिवाली होती है उस दिन शाम को यहाँ हमारे आग जलाई जाती है, मडरेना बोलते हैं उसको। और
स्पेशल रामायण और महाभारत गाने वाले यहाँ पंडितों का गांव है मठधार, वो लोग आते नृत्य करते। और रात को जब जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे तो वो उस टाइम इस मंदिर में पहुँचे। इंदिरा गांधी जी बहुत छोटी थी। और जब यहाँ के लोकल लोगों को देखा कि जो हमारे कान में पहनते हैं ब्रागर वगैरह सोने के, तो यहाँ उन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरा हिमाचल तो सोने की चिड़िया है। ज़्यादातर तो अब सेब का ही है कारोबार, सब सेब का है। पहले तो यहाँ क्या नाम अनाज पे ही होता था। 90 के बाद थोड़ा कैश क्रॉप का, पहले यहाँ आलू होता था। यहाँ हमारे ये शिलारू नज़दीक के ऊपर फार्म है, तो आलू यहाँ ऊना वगैरह से बाहर से सीड के लिए आते थे लोग। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पहाड़ों की शांति के साथ थोड़ा एडवेंचर भी हो जाए, तो नारकंडा एक अच्छी जगह है। यहाँ आप हाटू पीक ट्रैक कर सकते हैं, स्की स्लोप्स पर स्कीइंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तनी जुब्बर लेक की शांति में कुछ देर बैठ सकते हैं और शिलारू और मानन जैसी जगहों पर पहाड़ी लाइफ को करीब से देख सकते हैं। स्टे के लिए एक रिलायबल और पीसफुल ऑप्शन के लिए HPTDC का दी हाटू होटल ज़रूर कंसीडर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए सफ़र पर। धन्यवाद। आप कहीं भी घूमने जाओ तो वहाँ देश विदेश से लाखों लोग यहाँ की ठंडी हवाओं का आनंद लेने आते हैं। एक मिनट मुझे दिखाओ पहले, फिर मैं या उधर से आता हूँ, आप इधर को। क्या है ये? पाइन कोन। अच्छी ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग है। दोबारा एक बार मंदिर की तस्वीर जानने लगा, जहाँ था मैंने काम था वीजा का। अभी मन का रेस्ट करनी है या कहीं घूमने चलते हैं? आप जाना और दरवाजा खोल के, हाँ, आप अंदर ही रुक जाना और मुझे कहना कि बालकनी में पीछे। ठीक है, चलो।